हेलो एवरीवन, आप सभी का AV97 क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम NCERT 10th क्लास जो हिस्ट्री है वो हम जो इसका पहला जो लेसन है वो हम डिस्कशन कर रहे थे। और जो कल के जो हमने सेशन में B10 की अजीब दास्तान है वहाँ तक हमने डिस्कशन किया था। इससे पहले हम यूरोप का एकीकरण और इटली और जर्मनी का एकीकरण है वो हमने डिस्कशन किया था। आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं B10 की अजीब दास्तान। अगर इस चैनल पे जो पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। B10 की अजीब दास्तान। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। कि कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि जो राष्ट्र राज्य का जो मॉडल है वो क्या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। कि जो ग्रेट ब्रिटेन है एक राष्ट्र राज्य का मॉडल आदर्श माना गया। और ब्रिटेन में जो राष्ट्र राज्य का निर्माण है अचानक नहीं हुआ। कह रहा है कि जो ब्रिटेन में जो राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ है ये कोई अचानक नहीं हुआ, कोई उथल या पुथल से नहीं हुआ, पर कोई परिणाम नहीं था। ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी कि एक ब्रिटेन में ग्रेट ब्रिटेन है उसमें एक राष्ट्र राज्य का जो मॉडल आया है वो कोई अचानक नहीं आया, कोई ऐसे ही नहीं आया हुआ, क्योंकि ये एक लंबी सी चलने वाली प्रक्रिया थी। उससे एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ था ग्रेट ब्रिटेन में। अठारहवीं सदी के पहले जो ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। कि 18वीं शताब्दी के पहले है एक जो ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। जो ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान है और निर्जातिया थी। कि जो 18वीं शताब्दी के जो पहले है ना एक जो ब्रितानी है ये राष्ट्र था या नहीं, परंतु जो ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग क्या थे, अंग्रेज थे, वेल्स थे, स्कॉट थे और आयरिश की मुख्य पहचान क्या थी, निर्जातीय थी। इन सभी जातीय समूह की अपनी अपनी संस्कृति और राजनीतिक परंपराएं थी। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्र पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से क्या है ताकत छीन ली थी। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ था। कि 1688 में क्या हुआ कि एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद जो कौन सी संसद है, एक आंग्ल संसद है। 1688 में कब की बात है जी, 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। और इस संसद कौन सी, जो आंग्ल संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ था, जिसके केंद्र में क्या था, इंग्लैंड था। एक राष्ट्र राज्य के रूप में एक निर्माण हुआ था और जिसके केंद्र में क्या था, एक इंग्लैंड था। किस संसद के द्वारा, आंग्ल संसद के द्वारा। कब, 1688 में। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन कब की बात है जी, 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ था, तो हमारा आंसर आया 1707 में। किस किस के बीच, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद जो ब्रितानी संसद में, कौन सी, ब्रितानी संसद में
आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा था। कि इसके बाद कब के बाद, जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन होने के बाद और जो ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा था, एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। स्कॉटिश आइलैंड्स के निवासी जो स्कॉटिश आइलैंड के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने भी जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें ज़बरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। कि किन लोगों को उनका दमनकारियों का सामना करना पड़ा था, किन लोगों को? स्कॉटलैंड आइलैंड के निवासी कौन थे? जिन कैथोलिक कुल ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया तो उन्हें ज़बरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। कि जब भी जो स्कॉटिश आइलैंड्स के निवासी हैं, वो उन्होंने अपनी आज़ादी को व्यक्त करने के लिए कुछ प्रयास किया तो उन्हें क्या, दमनकारियों ने रोकने का प्रयास किया था। और स्कॉटिश आइलैंड्स के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। कि किन लोगों को, क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा, किन लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने या राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी? किन लोगों को? स्कॉटिश जो आइलैंड्स के थे उन लोगों को। अगर ये अपने आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास करते थे तो इन लोगों को, किन लोग हैं? जो स्कॉटिश आइलैंड के जो कुल थे उनको दबाने का भी प्रयास किया गया था। उनमें से बहुत सारे लोगों को अपने वतन छोड़ने और मजबूर किया था। किन लोगों को? जो स्कॉटिश आइलैंड्स के कुछ लोग थे, समूह थे, उनको क्या है कि उनकी अपनी जो पोशाक थी वो पहनने के लिए मनाही थी। और जब इन्होंने अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया था तो इनको जो दमनकारी थी इन्होंने रोकने का भी प्रयास किया था। आइलैंड का भी कुछ ऐसा ही असर हुआ। कि आइलैंड है, इसका भी कुछ ऐसा ही असर हुआ। वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों की गहराई में बंटा हुआ था। आइलैंड का कुछ हिस्सा ऐसा ही हुआ था कि वह देश कौन है? कैथोलिक और प्रोटेस्ट धार्मिक गुटों की गहराई में बंटा। किन में बंटा हुआ था जी? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। जो प्रोटेस्टेंट है, इन धार्मिक गुटों की गहराई में बंटा हुआ था। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की थी। किन लोगों को और किस धर्म को मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की थी? अंग्रेजों ने किसमें? आयरलैंड में जो कौन से धर्म को मानने वाले थे? जो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की थी। अंग्रेजों ने क्या किया कि जो आयरलैंड में एक धर्म है, कौन सा धर्म था? प्रोटेस्टेंट है। उस धर्म को मानने वाले बहुसंख्यक जो कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की थी। कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया? अंग्रेज़ों ने कहा कि आयरलैंड में इस धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा वो फैला रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस धर्म को माने। कौन से धर्म को? प्रोटेस्टेंट धर्म को। और इसी बीच क्या हुआ? जो ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया। कि जो ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए जो कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया था। और वोल्फ टाउन और उसकी यूनाइटेड जो आयरिशमैन की अगुवाई में हुए एस्पल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक है यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर दिया। जो यूनाइटेड किंगडम है उसमें शामिल कर दिया। कब? जो आयरलैंड को 1801 में। किसके बलपूर्वक? जो क्या है, ताकतवर शक्तिशाली होने के कारण जो आयरलैंड को किस में? यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया। कब जी? 1801 में। और क्या हुआ था कि मेन जो बात थी वो थी वोल्फ टाउन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन थे 1798 की अगुवाई में एस्पल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को जो बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया था।
एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया, जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया था। कि किस संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया था? आंग्ल संस्कृति का। कौन से राष्ट्र का निर्माण किया गया था? ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया। और कब है? जो वोल्फ टोनो है उसकी यूनाइटेड जो आयरिश मैन थे वो एसपल हुए, तो उसके बाद एसपल के बाद आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में मिला दिया गया। कब मिला दिया गया था? 1801 में मिलाया गया था। और एसपल कब हुए? 1798 में इन्होंने अगुवाई की थी। परंतु एसपल होने के बाद आयरलैंड को एक यूनाइटेड किंगडम में मिला दिया गया और एक नए राष्ट्र बनाया गया। कौन सा? ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया था। और इस पर जो संस्कृति का जो प्रभाव हुआ था वो आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया था। ये नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों ब्रितानी झंडा, यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान कौन क्या था? गॉड सेवर आवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया था। जो बढ़ावा है वो दिया गया था। और पुराने राष्ट्र इस संघ में सहयोगी के रूप में रह गए थे। कि 1801 में जब आयरलैंड को किस में मिलाया गया था? यूनाइटेड किंगडम में मिलाया गया था। फिर एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ था, जो ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया। और संस्कृति हुई थी, आंग्ल संस्कृति हुई थी। और ब्रिटेन के जो प्रतीक थे, चिन्ह थे, ब्रितानी झंडा, जो यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान क्या था? गॉड सेव आवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया। और पुराने राष्ट्र इस संघ में सहयोगी के रूप में रह गए थे। और जो एक व्यक्ति है ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, जो इस 1807 से 1882 संवत इटली के स्वतंत्रता सेनानी में सबसे मशहूर थे। इटली के स्वतंत्रता सेनानियों में से सबसे मशहूर क्या थे? ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी। उसका संबंध ऐसे परिवार से था जो तटीय व्यापार में संलग्न था। कौन से व्यापार से? तटीय व्यापार से था। कौन था? गैरिबाल्डी, जो इटली के एक स्वतंत्र सेनानियों में से था। और सवै व्यापारिक नौसेना में एक नाविक था। जो गैरिबाल्डी है ये क्या था? एक नौसेना में एक नाविक था। 1833 में उसकी मुलाकात 1833 में जो गैरिबाल्डी है, ज्यूसेप्पे है, इसकी मुलाकात किससे हुई थी? मैथिसनी से हुई थी। किससे हुई थी? मैथिसनी से हुई थी। और यंग इटली आंदोलन चलाया था। यंग इटली आंदोलन है किसने चलाया था? गैरिबाल्डी था, जो इटली का एक स्वतंत्र सेनानी में से एक था। 1833 में किससे मुलाकात हुई थी? मैथिसनी से हुई थी। और ये कौन सा आंदोलन चलाया था? यंग इटली आंदोलन चलाते हैं। और 1834 में पीडमोंट के गणतंत्रीय विद्रोह में उसने भाग लिया था। कि गैरिबाल्डी ने कब भाग लिया था? 1834 में। कौन से में? पीडमोंट के गणतंत्रीय विद्रोह में उसे भाग लिया था। यह विद्रोह कुचल दिया गया, जो गैरिबाल्डी को दक्षिण अमेरिका भागना पड़ा। गैरिबाल्डी को कहाँ भागना पड़ा था? दक्षिण अमेरिका भागना पड़ा था। और वह 1848 तक निर्वासन में रहा। 1854 में उसने जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय को समर्थन किया था। कि गैरिबाल्डी है ने किसका साथ दिया था? किसका समर्थन दिया था? जो इमैनुअल द्वितीय का, जो इतालवी राज्य को एकीकृत करने का, जो एकजुट करने का प्रयास कर रहा था। कौन? विक्टर इमैनुअल। 1860 में गैरिबाल्डी ने दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 हजार लोगों का अभियान का नेतृत्व किया था। 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व इटली के किसने किया था? दक्षिण इटली में 1860 में गैरिबाल्डी ने किया था। क्या था? एक्सपीडिशन ऑफ द 1000, 1000 लोगों का एक अभियान। ये किसने चलाया था? गैरिबाल्डी ने। इस अभियान में 9 स्वयंसेवक जुड़ते चले गए और उनकी संख्या 30,000 तक पहुंच गई। वे रेड शर्ट्स के नाम से लोकप्रिय थे। रेड शर्ट्स के नाम से कौन थे जो सब से जुड़े हुए थे? और कौन सा एक क्या चलाया था? एक अभियान चलाया था गैरिबाल्डी ने, 1000 लोगों का अभियान। कब है? 1860 की बात है। 1867 में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों की एक सेना
पेपल राज्य से लड़ने रोम गई थी। कि कब गई थी रोम? 1867 में। किसके नेतृत्व में? गैरिबॉल्डी के। और इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा थी। इटली के जो एकीकरण हो रहा था एक राष्ट्र के रूप में, उसमें बाधा के रूप में क्या थी कि एक सेना क्या थी? पेपल। एक सेना पेपल थी जो कई से गई थी? रोम से। जो इटली के एकीकरण का जिसके लिए जो बाध्य था लास्ट में कौन था? एक रोम था। और वहाँ एक फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी तैनात थी। रेड शर्ट्स के और फ्रांसीसी और पेपल सैनिकों के सामने टिक नहीं पाए। रेड शर्ट्स फ्रांसीसी और पेपल सैनिक के सामने टिक नहीं पाए। पेपल सैनिक कौन थे? इटली से थे। और 1870 में जब पर्सा से युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से अपने सैनिक हटा दिए, तो तब जाकर पेपल राज्य अंत इटली में जो है सम्मिलित हुआ था। ये है जो गैरिबॉल्डी, जो इनका चित्र है दर्शाया हुआ है चित्र नंबर 15 में। जो गैरिबॉल्डी है सार्डिनिया पीडमोंट के राजा विक्टोरियो को इटली नामक बूट जूता पहनाने में मदद करते हैं। राष्ट्र की दृश्य कल्पना। जो राष्ट्र की जो दृश्य कल्पना है वो कैसे है? किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है। कि कोई भी शासक है उसको एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना, उसको दर्शाना एक आसान काम है। किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है? कि कोई शासक है उसके एक चित्र बनाते हैं या मूर्ति के रूप में दर्शाना या अभिव्यक्त करना एक आसान काम है, परंतु एक राष्ट्र को एक चेहरा कैसे दिया जा सकता है? 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया है कि किसी शासक को उसका चेहरा दिखा के और उसकी मूर्ति बना के क्या अभिव्यक्त करना, उसको दर्शाना आसान काम है, परंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जाता है ये कैसे पता है? तो ये 18वीं और 19वीं सदी में किन्होंने? कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया है। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक दूसरे को कुछ यूँ चित्रित किया है कि जो कलाकार है 18वीं और 19वीं शताब्दी ने एक देश को एक राष्ट्र के रूप में दर्शाने के लिए कुछ चित्र है वो बनाए हैं। जैसे वह कोई व्यक्ति हो, उस समय राष्ट्र को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए कि जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति, जो फ्रांसीसी क्रांति कब होती है फ्रांस की? 1789 में, 1789, 1789 में कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया था। कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्र, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए किसका रूप लिया था? नारी रूपक का प्रयोग किया था। किन आदर्शों को? स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे आदर्शों को विशेष वस्तुओं और प्रतीकों से व्यक्त किया गया था। जैसा कि याद होगा कि स्वतंत्रता का प्रतीक क्या था? स्वतंत्रता का जब प्रतीक क्या था? लाल टोपी या टूटी जंजीर थी। और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पट्टी हुई बांधी हुई थी और तराजू ली हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने किनके विचार स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्र जैसे विचार व्यक्त या प्रकट करने के लिए किनका प्रयोग किया था? नारी रूप का प्रयोग था। इन आदर्शों को, जो स्वतंत्रता है, न्याय है और गणतंत्र है, इन आदर्श को विशेष वस्तुओं और प्रतीकों से व्यक्त किया गया है। स्वतंत्रता का प्रतीक क्या था? लाल टोपी या टूटी जंजीर थी। लाल टोपी या टूटी जंजीर किसका प्रतीक था? स्वतंत्रता का प्रतीक था। इंसाफ को, जो इंसाफ है उसको आमतौर पर एक ऐसी महिला के
जो इंसाफ होगा, सभी के लिए समान होगा, ये क्या किसके रूप में दर्शाया गया है? प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया गया एक ऐसी महिला के रूप में जिसकी आंखों पर क्या बांधी हुई है? पट्टी बंधी हुई है और तराजू लिए हुए है कि जो इंसाफ है सभी के लिए बराबर हो, इसलिए तराजू है। और आंखों पर पट्टी इसलिए बांधी है कि किसी को बिना मतलब एक दूसरे को उसको जान नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसलिए क्या है उस ऐसा अंदाजा है कि पट्टी बांधी है कि सभी के समान रूप से किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, सभी के लिए कानून हो, बराबर हो। और इसी प्रकार नारी रूपक का आविष्कार कलाकारों ने, जो नारी जो रूपक है उनका आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया है। किस सदी में किया है जी? 19वीं सदी में किया है जी। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियोन दिया गया था कि 19वीं शताब्दी में नारी रूपक का आविष्कार हुआ है और फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियोन दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया है। उसके चिन्ह भी जो चिन्ह है वो स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, जैसे लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। मारियोन की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती है। कि मारियोन की जो प्रतिमाएं कहाँ लगाई गई? चौक पर। क्यों लगाई गई? जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे, लोग उससे तादात्म्य स्थापित कर सके। जो मारियोन की छवि है सिक्कों, डाक टिकटों पर अंकित की गई थी। मारियोन की जो छवि कहाँ की गई? डाक और टिकटों पर और सिक्कों पर भी। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। जर्मेनिया है किसका रूपक बन गई थी? जर्मन राष्ट्र का। जो चाक्षुष अभिव्यक्तियों को जर्मेनिया ब्लूत वृक्ष के पत्तों की मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन ब्लूत वीरता का प्रतीक है। जर्मन ब्लूत किसका? वीरता का प्रतीक है। जर्मनिया है चित्रकार फिलिप वेट। चित्रकार ने क्या है इस चित्र को सूती झंडे पर बनाया था, जो सेंट पॉल चर्च की छत से लटकना था। रूपक क्या है? जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है। एक रूपक जो एक क्या है? रूपकात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक और एक प्रतीकात्मक। जो आज़ादी मिलना किसका महत्व था? टूटी हुई बेड़ियां किसका प्रतीक है? टूटी हुई बेड़ियां क्या है? टूटी हुई बेड़ियां आज़ादी मिलना। जो बाज छाप कवच किसका है? जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति का। जो ब्लूत पत्तियों का मुकुट किसका? बहादुरी का। बाज छाप कवच जर्मन साम्राज्य के प्रतीक शक्ति का। जो तलवार है मुकाबले की तैयारी करना। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की चाह। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जिसे जर्मन राज्य के ड्यूकस ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। उगते सूर्य की किरणें क्या? एक नए युग का सूत्रपात। और राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। क्लास कैसे रही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।